नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, दिल्ली धमाका केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पुलिस हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर कानपुर से आरिफ को पकड़ा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। यूपी एटीएस पूछताछ के लिए जो है आरिफ को लखनऊ ले गई है। कानपुर से भागने की फिराक में था मोहम्मद आरिफ। यूपी एटीएस पूछताछ के लिए जो है आरिफ को लखनऊ ले गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। कानपुर से भागने की फिराक में आरिफ था, लेकिन हिरासत में अब ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला आरिफ बताया जा रहा है। शाहीन के साथ लंबे समय से संपर्क में था आरिफ। ये बड़ी और अहम जानकारी। और ये भी बता दें कि आरिफ नीट एसए 2024 बैच का छात्र है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें एक और डॉक्टर को जो है हिरासत में लिया गया है, जिसमें आरिफ को जो है कानपुर से पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ अब होगी। परवेज की निशानदेही पर कानपुर से जो है यूपी एटीएस ने आरिफ को पकड़ा है और लखनऊ ले जाया जा रहा है। अब आरिफ से पूछताछ होगी और ज़्यादा जो है दरअसल कौन कौन इसमें शामिल है उसको भी लेकर खुलासा होगा। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला आरिफ शाहीन के साथ लंबे समय से संपर्क में था। लगातार जो है बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से आगे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और अब इसका जो खुलासा है वो हो चुका है और इसको लेकर जो है अब एटीएस पूछताछ कर रही है। पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तो डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर दरअसल आपको बताएं कि कानपुर से आरिफ को पकड़ा गया। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रद्युम्न दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रद्युम्न, जिस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हो रहे हैं और अब जो आरिफ की गिरफ्तारी हुई है कानपुर से, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, बताना चाहेंगे जो ये दिल्ली में अभी धमाका हुआ था, जिसको लेकर के लगातार एटीएस द्वारा जो जांच की जा रही थी और साथ साथ में यही एक नया मोड़ आया है कि जो दिल्ली धमाके केस में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है, जिसको लेकर जिसका नाम जो डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर कानपुर से पकड़ा गया है, जिसका नाम आरिफ है। तो डॉक्टर परवेज का ही दोस्त है। अगर वहीं हम बात करें, जो यूपी एटीएस के द्वारा एक जो आदेश हुआ है, जिसको लेकर के डॉक्टर आरिफ के पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया है। अब आगे पूछताछ में क्या कुछ निकल के आता है वो एक देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम बात करें, जो ये कानपुर में रह रहा था और ये भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही एटीएस ने वहां जाकर के उसको दबोच लिया, जो कि ये कार्डियोलॉजी में जो है एटीएस ने इसको जो है कार्डियोलॉजी से गिरफ्तार किया। अगर हम वहीं बात करें, जो इसके द्वारा एमबीबीएस की जो पढ़ाई की गई है, ये यहाँ एरा से की गई थी और ये हाल ही में आपके जो ये आगरा में जॉब कर रहा था, जो सन 15 में सरोजनी नायडू अस्पताल में इसको नौकरी मिली थी और वहीं 4 नवंबर सन 16 में वहां आगरा में जो जॉब कर रहा था वहां हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में ये गायब हो गया था, जिसको लेकर के उसके बाद में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती थी। और ऐसे में प्रद्युम्न, ये बहुत ताज्जुब की बात है। आप सोचिए कि डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और उमर के बाद अब जो आरिफ की गिरफ्तारी हुई है, अच्छी खासी शिक्षा ले रखी है, नीट के जो है स्टूडेंट ये रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा डराने वाली स्थिति। क्या इसको समझे लता जी? बिल्कुल, यही तो एक मेन ऐसी है कि सोचने को पड़ रहा है कि इसमें जो भी जितने भी ये जो खुल के आ रहे हैं वो सब के सब डॉक्टर हैं और एक अच्छी खासी डिग्री है, जो एमबीबीएस की डिग्री, जो काफी मेहनत से हासिल की जाती है। लेकिन जितने भी आ रहे हैं तो एक दूसरे के सारे टच में हैं और सारे एमबीबीएस हैं, जो कि कुछ यहाँ सहारनपुर से पढ़ाई की है, तो किसी ने आगरा से की है, तो किसी ने जो है लखनऊ से की है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ये आतंक का जो है सरगना थे, ये एक सोचने वाली बात। बिल्कुल। ऐसे में से प्रद्युम्न, जिस तरीके से ये भी सामने आ रहा है कि कानपुर से भागने की फिराक में आरिफ था, कैसे जो है पुलिस को इनपुट्स मिले, कैसे गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रहे हैं इनपुट्स? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो जब से ये धमाका हुआ है तब से जितने भी यूपी के जिले हैं वहाँ लगातार एटीएस जांच कर रही है और खोजबीन कर रही थी। तो वहीं जो वहाँ के मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई जो एटीएस को, कि यहाँ पे एक आरिफ नाम का जो डॉक्टर है वो रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना पूरा एकदम प्रबंध कर चुका था भागने को लेकर के, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा जो है एटीएस को गई और एटीएस ने जाकर के जब वहाँ छापा मारा तो ये सामने सच में निकल के आया
कि वो पूरी तरीके से कहीं बाहर भागने के फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही एटीएस ने उसके जो भी प्लान बनाया था उसको नाकाम कर दिया और उसको तत्काल अपने हिरासत में लेकर के लखनऊ लाया है, जहाँ पे यहाँ पे पूछताछ जारी है। अब आगे पूछताछ में क्या कुछ निकल के आता है या एक देखने वाली बात होगी लता जी, लेकिन कहीं ना कहीं कि एक डॉक्टर जो भगवान, जितनी भी जनता है वो डॉक्टर को एक भगवान के रूप में मानती है, लेकिन अब भगवान ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है शैतान में अब नजर आ रहे हैं। और जो सामने जिस प्रकार से ये नया मोड़ आया है कि जितने भी ये निकल रहे हैं आतंक का सरगना है, कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर हैं, तो अब यहीं पे जो है जितनी भी जनता है, फिलहाल जो है एटीएस ने आतंकियों के मंसूबों को जो है नाकाम कर दिया और एक और गिरफ्तारी अब हुई है, हिरासत में हालांकि लिया गया है, पूछताछ हो रही है। अब देखने वाली बात होगी अब और कौन कौन से कनेक्शन अब आरिफ के थ्रू जो है पुलिस को मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रदुम तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कानपुर से भागने की फिराक में आरिफ था, लेकिन जो है अब लखनऊ आरिफ को ले जाया गया है, पूछताछ लगातार हो रही है और ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर और कितने बड़े बड़े खुलासे सामने आते हैं। वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब ईडी के रडार पर आ गई है। एजेंसी यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच कर रही है। इसके साथ ही अन्य जांच एजेंसियां भी अब टेरर फंडिंग से जुड़े पहलुओं और मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी हुई हैं। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के खातों और संबंधित संस्थानों की जांच से आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग को लेकर कई अहम सुराग मिल सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके की जांच एनआईए पहले ही कर रही है, अब ईडी और ईओडब्ल्यू भी इस जांच में शामिल हो गई है। उधर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा पुलिस भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर का संबंध इसी यूनिवर्सिटी से रहा है। पुलिस यूनिवर्सिटी से इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज जुटाने पहुंची ताकि जांच में अब नए सबूत मिल सके। दिल्ली में हुए आतंकी हमले का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और ब्लास्ट के दौरान कार में बैठा डॉक्टर उमर तीनों ही जम्मू कश्मीर से आते हैं। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि पहले रिएक्शन में मैंने पहले ही दिन कहा था, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह से बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब और कोई भी मुद्दा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। कार्रवाई चल रही है, जांच होती रहेगी। वहीं आतंक और जम्मू कश्मीर के कनेक्शन पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकियों के साथ नहीं खड़ा। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ पर शांति और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को, हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़र से देखना शुरू करते हैं और ये तस्वीर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है।
उधर बिहार में पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें कल आने वाले चुनाव के परिणामों पर टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस, आरजेडी, एनडीए, बीजेपी की किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। सर, कल रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है महागठबंधन कितने सीट पे जीतने जा रहा है, कितने सीट आएंगे महागठबंधन? इतने दिन रुके हैं तो एक और दिन रुक जाते हैं, डिब्बों को खुलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर के आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश नेपाल अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो बांग्लादेश और नेपाल जैसे जो हालात हैं वो बिहार में देखने मिलेंगे, आरजेडी की तरफ से खुले तौर पे कहा जा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है, सबूत के साथ हमने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। पोस्टर लगा हुआ है सर पटना में और लिखा हुआ है तो पूर्ण बहुमत दिखा रही है। तो रहने दीजिए ना, कल भर मजे में। हम तो 15 में देख चुके हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे, बाकी सारे पटाखे फिर हमारे यहाँ भिजवा दिए। सर, कल परीक्षा फल का रिजल्ट आने वाला है, कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। एनडीए पूरे बहुमत के साथ 51% की लड़ाई लड़कर चुन के आएगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और सारे अलायंस में जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे अमित भाई, हमारे नड्डा जी, वहां के सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि मजबूत एनडीए वहां से उभर कर आएगा। और जब एनडीए उभर कर आएगा तो राहुल गांधी अस्वस्थ रहेंगे, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, इसलिए चले गए होंगे। उनको देश का नाम खराब करना ये हमेशा की उनकी आदत है। अब विदेश में जाके स्टेटमेंट करेंगे कि वहाँ तो मशीन ही खराब थी, वहाँ तो हमारा जो मदर रोल है, जो मतदार यादियां है, वो नादुरुस्त थी। ये सारे ठिकरे फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अब वो विदेश में जाकर और कुछ वहाँ से देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। सर, आरजेडी के नेता हैं। बिहार में चुनाव के चरण संपन्न होने के बाद से अब सभी को नतीजों का इंतजार है। इसी कड़ी में ताकि इलाके में ईवीएम से भरा ट्रक मिलने की सूचना मिलने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। इसी कड़ी में रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि उन्हें ईवीएम से भरे एक ट्रक की बाजार समिति तकिया में घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच की गई तो पाया कि एक ट्रक 7 बजे के आसपास बाजार समिति में एक ट्रक घुसा था। पुलिस ने उसकी पूरी जाँच की थी। इसकी प्रविष्टि लॉगबुक में दर्ज की गई। प्रविष्टि में लिखा था कि ट्रक खाली बक्सों से भरा हुआ था। उम्मीदवार, उनके अधिकृत कर्मचारी और उनके संपर्क में वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे और उन सभी के सामने ट्रक को खोला गया और उसमें ढेर सारे स्टील के बक्से मिले हैं। हर बक्से को निकाला गया और सभी बक्से को चेक किया गया। सभी बक्से खाली पाए गए। पूरे ट्रक की जांच करने के बाद सभी बक्सों को उसी ट्रक में वापस लोड किया गया। वहां पर मौजूद सभी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो गया कि ईवीएम से लदे ट्रक के परिसर में घुसने की सूचना झूठी थी और ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि स्थिति बेहद संवेदनशील है। हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को
दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद भी एजेंसियां नियमों का पालन कराने में विफल हैं। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास जहरीली धुंध छाई हुई है और कई इलाकों में AQI जो है 450 के पार पहुंच गया है। निर्माण कार्य और कूड़े के ढेर प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। CPCB के अनुसार इस क्षेत्र में AQI 396 बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं आनंद विहार में 431, अलीपुर में 418, बुराड़ी में 433, बवाना में 460, चांदनी चौक में 456, द्वारका में 401, ITO में 438 और जहांगीरपुरी में 443 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में 366, गाजियाबाद में 409 और गुरुग्राम में 388 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली का AQI जो है 418 रहा। इसके साथ ही दूसरे दिन भी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित रही और दूसरे नंबर पर नोएडा रहा। बोत्सवाना ने मोकोलोडी नेचर रिजर्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना ड्यूमा के अध्यक्ष गिदोन बोको की उपस्थिति में भारत को 8 चीते सौंपे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इन चीतों को उपहार में देना वन्यजीव संरक्षण के प्रति बोत्सवाना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये चीते भारत के कुनूर राष्ट्रीय उद्यान में अपने साथियों के साथ शामिल होंगे, जिससे कि हमें इस ऐतिहासिक आवास की प्रजातियों को बहाल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को स्थानांतरित किए जाने की योजना की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसके बाद मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको और दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देशों में से एक के लोगों को इस सद्भावना के लिए धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि हम उन चीतों की जो है अच्छे से देखभाल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। CM धामी ने यह भी कहा कि आज बच्चे कंप्यूटर, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। उसके साथ साथ वो योग और संस्कार भी सीख रहे हैं, साथ ही सादगी के महत्व को भी समझ रहे हैं। साथ ही CM ने कहा कि देवभूमि परिवार ID जो है इसमें दी जाएगी, उससे उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को बिगड़ने से रोकने के संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का जो है नियोजन कर पाएंगे। देवभूमि के अंदर चीजों को और ज्यादा व्यवस्थित करने की भी बात CM धामी की तरफ से की गई है। परिवार जो ID दी जाएगी, उससे हम एक तो जो हमारा उत्तराखंड की डेमोग्राफी है उसको बिगड़ने से रोकना एक हमारा बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जालौन में नहरों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति सामने आई है, जिसमें ठेकेदार मानक के अनुसार सफाई नहीं कर रहे। ये बड़ी जानकारी। नहरों की सफाई के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट जो है वो सामने आया है। जालौन में नहरों की सफाई के नाम पर बंदरबाट किया गया। ठेकेदार मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे, सफाई नहीं की जा रही। नहरों की सफाई के नाम पर जो है करोड़ों का बंदरबाट किया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। साफ सफाई के नाम पर हर साल जो है करोड़ों का आवंटन होता है। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की जो है मिलीभगत से बंदरबाट की बात सामने आई है। आपको बताएं कि जालौन के बंगरा नावली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जालौन में जो है सफाई के नाम पर अधिकारी और प्रशासन की बंदरबाट की यह खबर, जिसमें ठेकेदार मानक के अनुसार जो है साफ सफाई नहीं कर रहे, ऐसे आरोप लगे हैं। करोड़ों का ठेका जो है लिया जाता है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर अभी भी जो है गंदगी का भंडार जालौन में पड़ा हुआ है, जिससे आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। हर रोज जो है तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जालौन के बंगरा नावली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर साफ सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट किया जा रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जालौन से मोहम्मद जैद मेरे साथ जुड़ गए। जैद, जिस तरीके से जालौन में ये बंदरबाट की खबर सामने आई है, नहरों की सफाई के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट हो गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जालौन के बंगरा नावली क्षेत्र का है, जहां पे इसकी शिकायत भी करी है, पर शिकायत करने के बावजूद इस पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव में निजीकरण और साफ सफाई तो हो जाती है ऐसी नहरों की, पर उस पे कोई भी तरीके की नहर व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीणों को खेत में पानी लगाने के लिए उठानी पड़ती है। ऐसे में जो है प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ठेकेदार जो है मानक के आधार पर सफाई नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए का आवंटन किया जाता है हर साल इसको लेकर। जी मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक कार्रवाई ऊपर अमले तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए जिलाधिकारी और बड़े अधिकारी इस पर कार्रवाई उनके संज्ञान में नहीं है ये मामला। बाकी छोटे जो अधिकारी हैं वो इस पे आगे ग्रामीणों को हड़काते हैं, उनको शिकायत करने पे नहीं करने देते हैं। चलिए, स्थानीय लोगों को जो है हड़काया भी जाता है, ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैद, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जालौन में जो है साफ़ सफाई के नाम पर हालांकि हर साल जो है बजट का आवंटन ज़रूर किया जाता है, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि लोगों की शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। नोएडा में 7,000 रुपए चोरी करने का आरोप जो है लगाने वाली पत्नी के खिलाफ अपशब्द कहने पर एक दर्जी ने कैंची से गले पर वार कर सफाई कर्मी की हत्या कर दी थी। इस मामले का आज जो है थाना सूरजपुर पुलिस और CRT टीम ने इस हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से आला कत्ल, कैंची और मृतक के पैर की चप्पल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी ओमपाल को गिरफ्तार किया और कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई कैंची और तमाम जो है सामान उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल पकड़े गए आरोपी ने पैसे चोरी का इल्जाम लगाने पर अंकित की हत्या करने की बात कही है। आपको बता दें कि मृतक अंकित की चोरी 7,000 रुपए हुए थे, जिसके बाद जो है शक जाहिर होने पर ओमपाल की पत्नी को मृतक निकाली दी, जिसके बाद दर्जी ने कैंची से गले पर वार कर सफाई कर्मी की हत्या कर दी थी। थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है, उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। तत्काल ही इसमें शनाख्त के लिए और घटना का अनावरण करने के लिए टीमें लगाई गई और आज एक व्यक्ति जिसका नाम ओमपाल है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उसने कैंची से इस व्यक्ति के गर्दन पे चोट मारी, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। इनके बीच मुख्य विवाद यह था कि जो मृतक है उसके लगभग 7,000 रुपए। नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें महायज्ञ में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए ये महायज्ञ होने वाला है, जिसमें 16 नवंबर से 25 नवंबर तक ये महायज्ञ होगा। तो नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ को लेकर जो है लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विश्व शांति और मानव कल्याण व भारत विकास के लिए ये महायज्ञ आयोजित किया गया है। महायज्ञ में देश के बड़े बड़े साधु संत रामायण सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। महायुग में बनाए जाएंगे 108 कुंड, जिसमें राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जो है सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तरफ से जो है तैनाती की गई है। CCTV कैमरों से भी जो है निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि 16 नवंबर से 25 नवंबर तक ये महायज्ञ चलने वाला है, जिसमें नोएडा के महर्षि आश्रम में अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। पे जो यज्ञ हो रहा है वो इसका नाम रखा है भारत उत्कर्ष महायज्ञ। उद्देश्य इस यज्ञ का ये है कि भारत का विकास हो, अपने देश का विकास हो, अपना देश जो है दुनिया में इस स्थिति पे आए कि हम उसको कह सकें कि हमारा देश जो है नंबर 1 इकोनॉमी है। हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं। हमारे देश के पास अच्छी पॉपुलेशन है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन जो है हमारे लिए दिक्कत है। पॉपुलेशन हमारा एक तरह से वरदान है, क्योंकि उतने अच्छे हम लोग सिखा सकते हैं। हमारे देश में 4-5 लाख इंजीनियर हर साल ट्रेंड होते हैं, डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं। तो पूरी दुनिया में जाकर के हमारे देश के लोग अभी भी आप देखिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस अमेरिका वगैरह में हैं, यूरोप में हैं, भारतीय लोग उसको चला रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे देश का जो ज्ञान है, हमारे देश का जो अभी तक की टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है कि हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी हो सकते हैं।
हमको नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको नंबर 1 इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा उद्देश्य, जो हमारी संस्था का उद्देश्य था इस यज्ञ को करके, कि एक चेतना जगाई जाए लोगों के मन में कि इस तरह के ये संभव है कि भारत जो है उसमें इतना भारत के पास इतनी वो हैं, अपनी परंपरा है, जिसके कारण हम देश दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी हो सकते हैं। पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी, हजारों साल पुरानी सभ्यता है, उसका ज्ञान इतना पुराना हमारे पास है। तो हम सब तरह की चीजों के द्वारा नंबर 1 बन सकते हैं। देश पे जो यज्ञ हो रहा है वो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।